आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ चाहे प्राइवेट जॉब के लिए जाओ, इंटरव्यू तो छोड़ो, आप किसी पर्सनल काम के लिए जा रहे हो, किसी पॉलिटिशियन के पास जा रहे हो, किसी बड़े आदमी के पास जा रहे हो, आज का जो पार्ट हम कवर करने वाले हैं ये हर इंसान को, हर स्टूडेंट को, हर पर्सन को इस बात का आइडिया होना जरूरी है और इसका नॉलेज होना जरूरी है कि आपका अपीयरेंस एग्जैक्टली क्या होगा। 3 बेहद इंपॉर्टेंट चीज बच्चों पर्सनल इंटरव्यू में। ग्रूमिंग का मतलब आपका आउटर अपीयरेंस। आउटर अपीयरेंस का मतलब कपड़े कैसे पहने हैं, कौन से कलर की चॉइस है आपकी, वॉच कैसी पहनी है आपने, पेन रखने के शौकीन है तो पेन कैसा पहना है, टाई लगाने के शौकीन है तो टाई का चॉइस कैसा है, ब्लेजर के शौकीन है तो ब्लेजर कैसा है आपका, चश्मा लगाने के अगर शौकीन है तो चश्मा कैसा है, बियर्ड रखने के शौकीन है तो बियर्ड कैसा है, हेयर स्टाइल कैसा है। ये सब कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पर्सनालिटी को दिखाती हैं और कोई भी समझदार इंसान ये सब कुछ देख के आपके बारे में लगभग अंदाजा लगा लेता है। तो ग्रूमिंग, आउटर लेयर जो आपका है कि कपड़े कैसे पहनते हो आप, घड़ी कैसी लगाते हो, ये सब ग्रूमिंग में आ गया। बॉडी लैंग्वेज क्या है? आपके चलने का तरीका, आने का तरीका, जाने का तरीका, आपके बॉडी मूवमेंट्स, जब आप कोई चीजें एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपके हाथों का मूवमेंट वो रियल है कि फेक है, आपके आंखों का आई कांटेक्ट, आपके चेहरे का इंप्रेशन, आपके बात करने का तरीका, ये सब कुछ बच्चों आ जाएगा बॉडी लैंग्वेज में। एटीट्यूड कह सकते हो इसमें। कम्युनिकेशन का मतलब आप बातों को कितनी क्लियरली समझ पा रहे हो। 2 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना कि क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, आप इसका आंसर तभी सही दे पाओगे जब आपको इस बात की क्लैरिटी हो कि सामने वाला क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये 3 चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, इंटरव्यू में आप हमेशा मात खा के आओगे बच्चों। सबसे पहले आ जाते हैं ग्रूमिंग पे। ग्रूमिंग का मतलब ये आपके पर्सनालिटी का आउटर लेयर है। आउटर लेयर मतलब सबसे पहले लोग यही देखते हैं, क्योंकि जब आपको आते हुए कोई देखेगा तो क्या क्या नोटिस करता है। सबसे पहली चीज जो नजर पड़ती है वो आपके ड्रेसिंग पे पड़ती है और ड्रेसिंग में सबसे पहले नजर जाती है आपके शूज पे। यस, के शूज पे। तो आपने जूते कैसे पहने हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, कपड़े की फिटिंग कैसी है, कपड़े के कलर का कॉम्बिनेशन कैसा है, चॉइस कैसा है आपका। उसके बाद घड़ी पहनी तो घड़ी कैसा है, टाई लगाया है आपने तो टाई कैसी है, चश्मा पहना है तो वो कैसा है, हेयर स्टाइल कैसा है, दाढ़ी का स्टाइल कैसा है। ये सब कुछ चीख के आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपकी साइकोलॉजी के बारे में और आपके माइंडसेट के बारे में क्लियरली बता रहे होते हैं। ग्रूमिंग में जो सबसे पहली चीज हम कवर करने वाले हैं बच्चों, ड्रेसिंग देख लो। सबसे पहली चीज देखो भाई, आपका नॉलेज चाहे जितना अच्छा हो, आप करोड़पति रहने दो, लेकिन आप अपनी शादी में ऐसे जा सकते हो क्या? इंटरव्यू तो छोड़ दो जरा। अच्छा, एक चीज और, इस क्लास में आप हंसने के इमोजी वगैरह सब भेज सकते हो, क्योंकि आपको समझाने के लिए आपका खुश रहना बड़ा जरूरी। जरा इस बंदे को देखो, इस बंदे को जरा देखो। कपड़े इसने हो सकता है महंगे पहने हो, बहुत महंगे पहने हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा लगाया होगा इसने, लेकिन जरा कपड़े इसके शरीर पे किस तरीके के दिख रहे हैं इस पे ध्यान दो बच्चों। आप इस तरीके का कपड़ा, इस तरीके का कॉम्बिनेशन, इस तरीके का फिटिंग तो कभी भी पहन के नहीं जा सकते। हालांकि हर बच्चों को ये सेंस तो होता ही होता है, फिर भी देखो कुछ कलर ऑप्शंस में लेके आ रहे हो बच्चों। आउटफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सादे सिंपल फॉर्मल पैंट और शर्ट ज्यादातर बच्चे पहनते हैं। ब्लेजर टाई के अगर शौकीन हो तो उसमें भी आप कोशिश करना कि कलर बहुत ज्यादा ऐसा इंटेंस ना रहे। ज्यादातर कॉम्बिनेशन ऐसे चलते हैं, कॉन्ट्रास्ट में चलते हैं, हमेशा से कॉन्ट्रास्ट में चलते हैं।
जिसमें से शर्ट मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनल चॉइस मैं आपको बता दूं बच्चों, व्हाइट शर्ट, एवरग्रीन, हल्का स्काई ब्लू जैसा शर्ट मैंने पहना है, हल्का स्काई ब्लू, एवरग्रीन, या फिर इसी ब्लू शेड में एक और शेड आता है स्काई ब्लू से थोड़ा इंटेंस होता है। ये 3 कलर के चॉइस सबसे बेस्ट माने जाते हैं इंटरव्यू के लिए। थोड़ा सा लाइट कलर शर्ट का होना चाहिए। पैंट का कलर आप डार्क ले सकते हो, जनरली जो चलता है एवरग्रीन में वो ब्लू पैंट का कोई शेड ले लो या फिर ब्लैक ले लो, ये सबसे अच्छे ड्रेसिंग सेंस में माना जाता है। अब ध्यान दो, अगर आप दाढ़ी रखने के शौकीन हो, ज्यादातर तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्लीन शेव करवा के जाओ, सबसे अच्छा होता है। क्लीन शेव एक साफ चेहरा, साफ इंप्रेशन दिखाता है। चेहरा बिल्कुल साफ होना चाहिए बच्चों आपका, ठीक है। अगर दाढ़ी रखना, रौबदार बनना, ये सब अगर आपके अंदर अभी है तो फिलहाल इंटरव्यू के लिए छिलवा लेना भाई, एकदम चिकने मुकने होके जाओ। उससे होता ये है कि आपका चेहरा खिल के आता है, आपके चेहरे पे एक कमाल की पॉजिटिविटी दिखती है अगर आप क्लीन शेव में जाओगे तो। ज्यादातर केसेस में मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं कि उस दिन के लिए क्लीन शेव करके जाओ। ये मत देखो कि यार मैं तो दाढ़ी इतने साल से रख रहा हूं, अब क्या हो गया, दाढ़ू तो नहीं निकाल सकता, मतलब ऐसा झुकेगा नहीं टाइप नहीं करना है भाई, पुष्पा बन के नहीं जाना है। अगर आपको दाढ़ी रखने का, बियर्ड रखने का शौक है, हेयर स्टाइल रखने का शौक है, तो देखो कुछ डिसेंट से ऐसे आते हैं। अब जरा आप देखो, इन दोनों चेहरे को मैच कर लो बच्चों, दोनों चेहरे को मैच करो आप। दोनों चेहरों में पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छा एनर्जेटिक पर्सन के साथ ये चेहरा आपको दिख रहा होगा। स्किन कलर मैच नहीं करता क्लीन शेव में कि आप गोरे हो, काले हो, सावरे हो। हर कलर टोन पे क्लीन शेव बहुत डिसेंट दिखता है, तो क्लीन शेव करवा लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूं। हेयर स्टाइल होगा तो हेयर स्टाइल ऐसा रहे कि आपका फोरहेड बिल्कुल क्लियरली दिख के आए, समझ रहे हो। इंटरव्यू से पहले दाढ़ी रखने के शौकीन हो तो वो भी प्रॉपर शेप में होनी चाहिए, मूंछ प्रॉपर शेप में होने चाहिए, ओठों के ऊपर ऐसे बाल नहीं लटकने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने घर पे ही ट्रिम मार लिया, इधर से ये छूटा हुआ है, इधर से ये छूटा हुआ है, मूंछ के 2 बाल नीचे लटक रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। प्रॉपर सैलून में जाओ, हेयर स्टाइल प्रॉपर होना चाहिए, फोरहेड अच्छा सा दिखना चाहिए, कान के ऊपर बाल नहीं दिखने चाहिए, ये वाला पार्ट एकदम प्रॉपर शेप में होना चाहिए, ठीक। आगे आ जाओ जरा, शूज को देखो, शूज से ध्यान से देखो मेरी, शूज बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा। मैं सजेस्ट करूंगा कि एकदम सिंपल से डिजाइन में दिखने वाला शूज, लेस वाला, ध्यान से समझना मेरी बात, लेस वाला शूज पहन के जाओ। और कलर आपको चूज करना होगा तो या तो ब्राउन या तो ब्लैक, या तो ब्राउन या तो ब्लैक। जो ऐसे टाइप के होते हैं, लेस लगा हुआ होता है, ऑक्सफोर्ड बोलते हैं उसको, बिना लेस वाले को लोफर, और ये डर्बी में आता है। शूज में बहुत सारी वैरायटीज है, सब कुछ लेके आया हूं मैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है बच्चों, एकदम क्लीन दिखने वाला ब्लैक और या फिर ब्राउन, ये दोनों चूज कर सकते हैं। डिजाइन वाला अवॉइड करो, ये जनरली अवॉइड करो। हालांकि चलता तो है इंडस्ट्री में, लेकिन कॉर्पोरेट में चलता है। गवर्नमेंट इंटरव्यूज में या फिर ब्लैक कलर का लो या फिर क्या लो आप, ब्राउन कलर का लो। लेकिन ध्यान दो, जिस कलर का आपका शूज है एग्जैक्ट उसी कलर का बेल्ट होना चाहिए। शूज और बेल्ट का कलर बच्चों सेम होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखो। ऐसा नहीं कि बेल्ट ब्लैक पहन लिए और शूज ब्राउन है, शूज ब्लैक है बेल्ट ब्राउन है, ऐसा मिसमैच मत कर देना भाई। जिस कलर का आपका शूज है उसी कलर का बेल्ट होना चाहिए। ऐसा झंझी टाइप मत चले जाना, ठीक है, ऐसा झंझी टाइप मत चले जाना। कौन से लेने हैं ध्यान दो। अच्छा, सॉक्स वाला बाद में है, इधर रुको 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 रुको। शूज के साथ सॉक्स का भी मैं बता देता हूं, ध्यान देना। आपका जिस कलर का पैंट है, आपके पैंट का कलर, मतलब आपका जो पैंट होगा, ट्राउजर होगा, उसका कलर, और आपके सॉक्स का कलर दोनों सेम होना चाहिए बच्चों।
ऐसा नहीं है कि आपने ब्लैक कलर का पैंट पहना, वाइट सॉक्स पहन लिए, तो वो हमेशा से मिसमैच में दिख क्या जाता है, नोटिस कर लेता है पैनलिस्ट। आपके अंदर कुछ ना अनकंफर्टेबल होने वाली चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पे पैनलिस्ट की नजर जाए। तो सॉक्स में बच्चों जिस कलर का आपका ट्राउजर है, जिस कलर का पैंट है, उसी कलर का सॉक्स आपका होना चाहिए। मतलब पैंट में सॉक्स पहना है, ये नोटिस करने पे भी दिखने में नहीं आना चाहिए, अलग से सॉक्स आपका दिख के नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पैंट जनरली ब्लैक या फिर डार्क ब्लू, नेवी ब्लू टाइप का पैंट ले लोगे तो उस कलर का आपको सॉक्स भी मिल जाएगा। ठीक, चलो भाई, अब आ जाते हैं बच्चों, अब आ जाते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या? बॉडी लैंग्वेज बोले तो आप किस तरीके से बात कर रहे ले, आपके बोलने का टोन कौन सा है, आप किस तरीके से शरीर को हिला रहे। सर करके दूंगा सर, अभी क्या बोलूं सर बोलो तो ये दिखाता है कि आप कौन से माहौल में पले बढ़े हो, किस टाइप की लोकेलिटी आपकी रही होगी, आप कौन से शब्दों का चयन करते हो, आपके बॉडी का मूवमेंट, आपके रिस्ट का मूवमेंट, आपके कलाइयों का, आपके एल्बो का, आपके शोल्डर का, आपके गर्दन का मूवमेंट, ये सब कुछ बॉडी लैंग्वेज में आता है। अभी तुम पुष्पा बन के इंटरव्यू देने जाओगे भाऊ, तो तुमको क्या लगता है, तुमको पहले ही ले लेंगे क्या? वो बोलेंगे एक नंबर कैंडिडेट है, ऐसा चलता नहीं गुरु। ठीक है, ये भी पर्सनालिटी दिखाती है, चीख चीख के बोलती है आपके पर्सनालिटी के बारे में। आप जरा बताओ मेरे को, जो चीज आप बोलते हो, आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, ज्यादा बोल रहे हो, कम बोल रहे हो, उस बातों का जो सेंस है उसी हिसाब से आपके बॉडी में भी मूवमेंट होता है, आपकी आंखों में भी मूवमेंट होता है, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदलता है, आपके लिप्स का भी एक्सप्रेशन बदल जाता है। भाई अगर कोई ऐसा बोल रहा है मतलब पक्का झूठ बोल रहा है। ये सारी चीजें पैनलिस्ट नोटिस करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बच्चों देखो, ध्यान दो, कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है। आप कैसे चल के आ रहे हो वहां तक एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हर इंटरव्यू के लिए, कि आपके चलने का तरीका, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, यही तो ज्यादातर इंटरव्यू में नोटिस किया जाता है। इंटरव्यू में जाते वक्त हर बच्चे को लगभग ये आइडिया हो चुका है कि पहले दरवाजा नॉक करना है, जोर से नहीं, आपको बहुत हल्के से नॉक करना है, उल्टे साइड से नहीं। अगर ये दरवाजा है, ध्यान से समझो, ये दरवाजा है तो ऐसे नॉक करने पे आवाज ज्यादा आता है, ऐसे नॉक करो, इससे 2 बार नॉक करना है। इससे नॉक करने से आवाज ज्यादा आएगी, ये दूर है तो ऐसे नॉक मत करो, इससे नॉक करो, इस वाले से 2 बार हल्का सा नॉक करो। थोड़ा सा दरवाजा ओपन करो, हल्का सा थोड़ा सा ओपन करो। पैनलिस्ट के को देखो ध्यान से, जब तक पैनलिस्ट अंदर नहीं बुलाते, ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर केसेस में तो नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, पैनलिस्ट आपस में ही बात कर रहे होते हैं, दरवाजे पे किसी की नजर नहीं रहती है, और जब मुंडी ऊपर उठाते हैं तो पता चला कैंडिडेट सामने खड़ा है। हल्का सा दरवाजा बच्चों खोलना है, देखना है पैनल में आपको किसी ने देखा क्या। पैनल वाले अगर आपको बुला लेते हैं तो सही और डिसेंट चाल से, ठीक है, जाना है। और जाते वक्त ध्यान देना, दरवाजा आप खोल के गए तो फिर दरवाजा साइड में हट के ऐसे बंद करना है। ध्यान से समझ रहे हो, दरवाजा खोल के अंदर गए तो साइड में हट जाओ और ऐसे दरवाजा धीरे से बंद करना है। वो पलट के इसे दरवाजा बंद करके ऐसा सब कुछ दिखाते हुए नहीं आना है। समझ गए मेरी बात? एक बहुत छोटी सी चीज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आपने दरवाजा खोला, अंदर गए, राइट में चले जाओ और दरवाजा ऐसे बंद कर दो बच्चों। खड़े रहो, जब तक चेयर तक आप नहीं पहुंचते हो तब तक सबसे आई कांटेक्ट कर लो। 3 पैनलिस्ट है, 4 पैनलिस्ट है, सबसे आई कांटेक्ट करके जाओ और चेयर के पीछे जाके खड़े रहो और उनको ग्रीट करो। ग्रीट करने के लिए सर नहीं, नमस्कार साहब, नमस्कार भाऊ, क्या भाई क्या बोलते हैं, और सर क्या चल रहा है, नहीं, ये भी नहीं, ध्यान से समझना, ये भी नहीं। हाथ का कोई मूवमेंट नहीं, हाथ आपका इधर होना चाहिए
थोड़ा सा झुक के ग्रीट कर सकते हो आप, आंखों में नजर डाल के ग्रीट कर लो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर। आगे चलते हैं। दिल की दुनिया में घर बसाए हो, बैठने का तरीका, बैठने का तरीका, क्योंकि आपका इंटरव्यू ज्यादातर बैठ के ही होता है। आपकी एंट्री बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, डिसेंट, सोबर रखो। जब तक आप बैठे हो, बैठने का तरीका बच्चों ध्यान दो, जब भी आप बैठ रहे हो तो हाथ के ऊपर हाथ कभी नहीं आना चाहिए, चाहे ऐसे हो चाहे नीचे ऐसे हो, हाथ के ऊपर हाथ नहीं आना चाहिए। बैठने का पोस्चर ध्यान दो बच्चों, ये सबसे डिसेंट पोस्चर में आता है। सीधे बैठो, झुक के नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, हाथ ऐसे करके नहीं बैठना है। सबसे बेस्ट पोजीशन होता है, टेबल तो आपके पास नहीं रहेगा, ये हाथ आपका आपके थाइस पे होना चाहिए। ये हाथ आपका चेयर के हैंडल पे भी नहीं होना चाहिए, हाथ ऐसे नहीं करना है, थाइस पे एकदम आराम से रिलैक्स वाले पोज में सीधे होके आपको बैठना है। ठीक, ये हो गया आपका बॉडी लैंग्वेज। अब ध्यान दीजिए, जितने भी मिनट आपका इंटरव्यू चलेगा, जितने भी मिनट आपका इंटरव्यू चलेगा, आपका आई कांटेक्ट बहुत प्रॉपर होना चाहिए, बहुत प्रॉपर। अच्छा ध्यान दो, आई कांटेक्ट गड़बड़ कब होता है मैं आपको बताऊं। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उस सवाल का आंसर ना आना या फिर उसमें कंफ्यूजन होना, अगर ये दो चीजें हो गई तो आई कांटेक्ट में थोड़ी गड़बड़ी होती है। ध्यान दो बच्चों, नॉलेज के लिए इंटरव्यू नहीं हो रहा है। आपको आंसर आ रहा है तो भी ठीक, आंसर नहीं आ रहा है तो भी ठीक। वो क्या चेक करते हैं कि आपके यस बोल के आंसर देने का तरीका क्या है और नो बोलने के बाद आपके तरीके में कौन सी बदलाव आ रही है। ये दोनों चीजें अगर आपकी अच्छी है तो नो बोल के भी काम हो सकता है। ठीक है, आई कांटेक्ट कैसे रखना है बच्चों ध्यान दो, या तो ट्रायंगल शेप में आई कांटेक्ट रखो आप। ठीक, पैनल के बीच में जो बंदा बैठा है आई कांटेक्ट वहां करो, जो सवाल पूछ रहा है तो फिर आई कांटेक्ट उसकी तरफ हो जाना चाहिए। जनरली अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो जो पैनल के बीच में बैठा है वहां आई कांटेक्ट होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप इधर उधर देख सकते हो, इनको भी देख सकते हो, इनको भी देख सकते हो। अगर मान लो सामने वाला सवाल पूछ रहा है तो उसका सवाल ध्यान से सुनना है, अगर ये पूछ रहे हैं तो फिर इनकी तरफ देखना है, इनका सवाल ध्यान से सुनना है। ये पूछ रहे हैं तो इनकी तरफ इनका सवाल ध्यान से सुनना है। तो सुनते वक्त तो ये हो गया, ये सुनते वक्त हो गया कि जो सवाल पूछ रहा है उसकी तरफ आपने देख लिया। जब आप जवाब देते हो तो ध्यान दो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया उस वक्त जितना भी आपका फोकस होगा वो सारी फोकस लगा देना इस बात को समझने में कि क्वेश्चन को पूछने का कॉन्टेस्ट क्या है, क्वेश्चन वो कौन से कॉन्टेस्ट में पूछ रहा है। सारा फोकस इस बात पे लगा देना कि आपको कॉन्टेस्ट समझ में आ जाए। अब वहां आपका साथ कौन देगा, आपका फोकस आपका साथ देगा। शांत दिमाग रख के अगर फोकस से बात सुनी जाए, कॉन्टेस्ट समझ में आ जाए, उसके बाद ही जवाब देना शुरू करना है। ध्यान से समझना, खराब इंटरव्यू तब होता है जब आपने जवाब दिया और वो तुरंत आपकी बात को काट के बोला कि नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, तो समझो इंटरव्यू खराब होने के कगार पे है। क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने आपसे और आपने उसका कॉन्टेस्ट समझ लिया और बोल दिया सर इसका तो आइडिया मुझे नहीं है, तो भी इंटरव्यू अच्छा जाता है। लेकिन सही कॉन्टेस्ट को बिना समझे कुछ भी उलूल जुलूल आंसर देना शुरू कर देना, डर के मारे, घबराहट के मारे, तब समझो कि उसको समझ जाएगा कि यार ये तो ठीक से क्वेश्चन भी नहीं समझ पा रहा है। तो क्वेश्चन में बच्चों फोकस होके सुनना आपका सबसे बड़ा हथियार। 2, 4, 5 सेकंड सेल्फ इवोल्यूशन को देना कि यार इसका जवाब ये हो सकता है क्या, उसके बाद जवाब देना शुरू करना। और जवाब देते वक्त बिल्कुल शांति से क्लियर कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। और आप जब जवाब दे रहे हो तो सारे पैनलिस्ट आपको देख रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सबको देखना, इस तरीके से नजर घुमाना है बच्चों, एकदम धीरे धीरे सबको देखना है।
चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आंसर आप सही दे रहे हो कि गलत दे रहे हो ये बात की बात है, लेकिन बोलते वक्त चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सबकी तरफ एकदम शांत स्वभाव से सबकी तरफ आपको देखते देखते आंसर देना है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है, ध्यान दो, मैं आपको एक साइकोलॉजी की ट्रिक बताता हूं। मान लो आपका फेस यहां है और 3 पैनल इधर बैठे हैं। आपने इस पैनल को देखते वक्त जवाब दिया, वो मुस्कुरा रहा है, वो समझ रहा है आपकी बात, लेकिन ये वाला आपकी तरफ देख के मुंह बना के बैठा है, जैसे आप जवाब दे रहे हो मैं सुन रहा हूं। तो ये पॉजिटिव सेंस है। अगर आप जवाब दे रहे हो मैं ऐसे कर दूं तो खत्म खेल, मामला गया। इसको मैनेज करना आपके दिमाग का काम है। और हो सकता है कि एक पैनलिस्ट ऐसे देखे, आपने उससे बात करना शुरू की, वैसे देखे, तो वहां भी घबराना नहीं है, जवाब देना कंटिन्यू रखना है। इस बात को समझिए बच्चों, ठीक। तो आई कांटेक्ट, क्वेश्चन सुनते वक्त ट्रायंगल शेप का रखो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी तरफ, और क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आप सारे पैनलिस्ट को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दे सकते हो, और जवाब देते वक्त थोड़ा सा मुंडी हिला सकते हो। हाथों का मूवमेंट बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ये जो, नहीं, एकदम शांति से रहो। जहां जरूरत हो वहां थोड़ी बहुत गर्दन हिला सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप ऐसे करके बोलने की आदत में चले जा चुके हो, तो अपने आप का पहला ही इवोल्यूशन आप कर लेना। आप देख लेना अपने आप को मिरर में खड़े होके कि बोलते वक्त आपके हाथ का मूवमेंट कितना भद्दा, कितना खराब है, या फिर पॉजिटिव वे में है क्या। जनरली हाथ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो शांति से आप दिमाग से आप आंसर दे पाओगे। हाथ का मूवमेंट से दिमाग वहां बढ़ जाता है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, तो आंसर देने में पीछे हट जाते हो आप। शांति से बैठे रहोगे, खाली आपका मुंह चलता रहेगा, दिमाग चलता रहेगा, तो आपका अच्छा आंसर निकल के आएगा। तो उस पे तो बहुत ज्यादा काम नहीं किया जा सकता कुछ दिनों में, हाँ, लेकिन बोलते वक्त कुछ चीजों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, जवाब देना लाउड और क्लियर होना चाहिए। मैंने क्यों लिखा लाउड एंड क्लियर? क्लियर होना बड़ा जरूरी है। अगर आप जो बोल रहे हो शांति से बोलो, थोड़ा सा टाइम लेके बोलो, लेकिन वो क्लियरली अगर पैनलिस्ट को सुनाई नहीं दे रहा है, उसमें थोड़ा फंबलिंग हो जा रहा है, घौच पौच हो जा रहा है, तब उनके मन में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अरे यार सही से जवाब नहीं दे पाया। आप 10 लाइन के बदले 4 ही लाइन बोलो, लेकिन इतना क्लियर बोलो, इतना लाउड बोलो। लाउड का मतलब बहुत ज्यादा तेज नहीं, आपको अच्छा साउंड करना है कि उन तक आपकी आवाज पहुंच जाए। लाउड का मतलब क्या, आपकी आवाज उन तक पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हो और वो ऐसा बोल रहा है, हैं क्या बोल रहे हो सर, फिर वो पैनलिस्ट आपस में देखते हैं कि अरे क्या है, तो आपको टोकते हैं कि सर थोड़ा लाउड बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। आप बोल रहे हो सर माय नेम इज, तो बोलेगा थोड़ा तेज बोलो, तो बोलेगा सर माय नेम इज। लाउड का मतलब आपका सेंस काम करना चाहिए कि आपको कितना तेज बोलना है। वो जजमेंट बचपन से सबके पास है, बचपन से सबके पास है, वो सिखाने की चीज नहीं। दूसरा, क्लियर बोलो, क्लियर बोलो। अगर आपको बोलना है कि सर माय नेम इज रोहित चौबे, तो एकदम प्रॉपरली क्लियरली बोलो। जैसे अगर देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे बोलने का जो साउंड है वो एकदम फिक्स है, अच्छा है, सही है, इरिटेटिंग नहीं है। अगर मैं धीरे धीरे बोल के आपको पढ़ाऊं तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, या फिर मैं बहुत जोर जोर से आपको बोल के पढ़ाऊं, तो ये दोनों मिसमैच हो गए कि नहीं हो गए। तो जो प्रॉपर साउंड होता है वो आपको पहले से ही जजमेंट आ जाता है, इसमें आपका सेंस आपका साथ देगा। बहुत कम लोगों को होता है कि नहीं सर समझ ही नहीं आया कि क्या बोलना है, मैंने बहुत जोर से चिल्ला दिया। और दूसरा, क्लियर बोलो। अच्छा, क्लियर बोलने में बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो ज्यादातर इंटरव्यू आपका शुरू में हो सकता है कि 1-2-5 मिनट इंग्लिश में हो, बाद में आप मराठी में ही बोलने वाले हो, तो उसमें कुछ खास चीजें जो आप देख सकते हो। देखो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिसपे थोड़ा सा अगर नोटिस करोगे तो काम हो जाएगा आपका। ये थोड़ा पढ़ लो आप। सिग्नल और नॉइजेस, सिस्टम इंटरफेरेंस, ये सब छोड़ो, इसके बारे में बच जाओ। मैं आपसे क्या कह रहा हूं ध्यान दो। स्पीक क्लियरली
एट अ मॉडरेट डेलिब्रेटेड पेस। क्या बोला मैंने कि क्लियरली बोलो, बहुत ज्यादा स्लो नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलना है, मॉडरेट होना चाहिए। ठीक। डिप्लॉय एक्टिव लिसनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक सही से क्वेश्चन आप सुनोगे नहीं तब तक गड़बड़ होगा। सुनो, शांति से फोकस करके सुनो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर आप नहीं समझ पाए तो आप पूछ सकते हो कि सर सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट। रिपीट बोल दिया, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि सर सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट वंस अगेन, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, आप मराठी में बोलो कि सर रिपीट करो आप। ठीक। पर्पसफुल नोडिंग, मेंटेन सस्टेन्ड आई कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग। मैंने क्लियर किया है, आपको कवर किया है कि बोलते वक्त आई कांटेक्ट ये दिखाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है। अच्छा, इस पे आ जाओ अब। एलिमिनेट वर्बल फिलर्स। वर्बल फिलर्स का मतलब जैसे आप जवाब देने में कहीं भूल गए, चूक गए तो ये अवॉइड करना है। अच्छा, ये प्रैक्टिस है, ध्यान दो। अभी मैं आपको बता दिया, आपने बोला हाँ सर ने बोला है ऐसा नहीं बोलना है, क्लियर होना चाहिए। लाइक, आई थिंक, मोस्ट प्रोबेबली, ऑब्वियसली, नेचुरली, ये सब नहीं बोलना है, क्लियर बोलना है आपको। अच्छा, ये आप बोल रहे हो, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता है। कब पता चलेगा? आप जब ध्यान देना शुरू करोगे, नोटिस करना शुरू करोगे। कब? रिकॉर्डिंग करो, आप अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करो। कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, मान लो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने बारे में बताइए, आप मराठी में बोलना चाहते हो, इंग्लिश में बोलना चाहते हो, 1 मिनट तक पूरा बोलो और बोलने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग सुनो कि आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी, वो आपने बोल दी, उसे नोटिस करो। दूसरी बार प्रैक्टिस करो। कम्युनिकेशन बच्चों प्रैक्टिस का पार्ट है। इस पे इतना जल्दी काम किया जा सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन खाली इस 10 दिन में भी अगर आप नोटिस कर लोगे ना कि यार ये चीजें थोड़ी सी अननेचुरल लग रही हैं, खराब लग रही हैं, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि अचानक से कोई ऐसी चीज जो कई सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो बदली नहीं जा सकती। ठीक। इसलिए कम्युनिकेशन आपका टोटली आपके साइड से किया जाने वाला सेल्फ